अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज हम दो मौजूआत पे बात करेंगे। पहला मौजू हमारा बलोच नाराज़ लोगों से बातचीत का है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब तक उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और दूसरे चंक में हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट जो एक ऐसा खेल है जिसको हम एक तरह से देखा जाए तो कौमी खेल कह सकते हैं, लेकिन हमारी टीम ने इतना मायूस किया इंग्लैंड में बी टीम के साथ खेलते हुए कि जिसकी शिकस्त को हम शर्मनाक ही कहेंगे। पहले चलते हैं बलोच लोगों से बातचीत के लिए। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन लोगों से जिनके कई ग्रुप्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस हैं, इनसे क्या बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये फरमाइए, काफ़ी दिन हो गए इस बहस को चलते हुए कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि नाराज़ बलोच कौमी धारे में शामिल हो जाए और उनसे मुज़ाकरात किए जाए। आपका पहले इनिशिएटिव रहा है, आपने बड़ी कोशिशें की। आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब आप समझते हैं कि उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा अब भी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो शामिल नहीं होना चाहते? इसमें क्या दो ग्रुप हैं? एक वो ग्रुप है जिससे मुज़ाकरात करने चाहिए, एक वो ग्रुप है जिससे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? रऊफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और अगर वो डायलॉग के साथ रिजॉल्व होता है तो इससे अच्छी और ज़बरदस्त बात कोई नहीं है। लेकिन देखिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा कि ये जो अंडर डेवलपमेंट है, ये जो बलूचिस्तान की महरूमी है, ये इसका हमारी ये जो सो कॉल्ड इंसर्जेंसी या ये जो मिलिटेंसी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये टोटली ये कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है उन कुव्वतों को जो वायलेंस का रास्ता जिन्होंने अख्तियार किया है। इसी तरह अगर रियासत डेवलप कर लेगी तो वो रियासत को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना आसान नहीं है। एक तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि देयर आर मोर देन 8 ग्रुप्स, क्योंकि सारा पाकिस्तान और आप तो बिलखसूस जानते हैं वो ग्रुप्स कौन कौन से, उनको कौन हेड करता है। अब वो कोई एक तो यूनिफाइड तो है नहीं कि एक शख्स वो उससे बात कर ली, मुज़ाकरात हो गए, मामला ठीक हो गए। एक दो ग्रुप्स के आने से भी बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। और फिर ये जो नाराज बलोच वाली ये जो नैरेटिव है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नाराज बलोच कौन है। क्या नाराज बलोच वो है जो अंडर डेवलपमेंट की वजह से या अनपैरेलल डेवलपमेंट की वजह से जो पूरे पाकिस्तान का इशू है उसकी वजह से वो विद इन पाकिस्तान रहते हुए पॉलिटिक्स भी कर रहा है, वो नाराज भी है और वो अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट चेंज करने से देता है, जैसे कि बाकी मांदा पाकिस्तान करता है कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं तो आप अपना वोट चेंज करते हैं कि मेरे घर में सड़क नहीं बनाया, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी, मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं दी, तो आप उसको वोट करने से उसको वोट करते हैं। ये जो वायलेंस का राइट है, ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैं उनको नाराज नहीं समझता हूं, मैं उनको दहशतगर्द समझता हूं। ठीक है। अब दहशतगर्दों से जब आप बातचीत करें तो दो चीजें आपने सामने रखनी है। एक तो वो जराइम हैं जो उन्होंने रियासत के खिलाफ किए हैं, उसके बारे में तो गुफ्तशनीद भी की जा सकती है, उसकी माफी का अख्तियार भी रियासत ही के पास है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह जो उन्होंने लोगों के खिलाफ किया है, जिसमें हजारों किलिंग्स हैं, मोर देन 5000 पीपल हैव बीन किल्ड बाय दीज डिफरेंट ग्रुप्स, और उसमें पंजाबी हैं, उसमें बलोच हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें इनोसेंट बच्चे हैं। तो वो जो ग्रुप्स हैं उनके साथ डायलॉग करके वो माफ करने का अख्तियार तो रियासत के पास भी नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी जो फौरी तौर पे ऐसे मुहर्रिक बना कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए, वो मुहर्रिक क्या ये बना कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चाइना का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि चूँकि सी पैक वहाँ से बनना है, वहाँ पे बंदरगाहें बननी है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनने हैं, तो क्या ये चाइना के प्रेशर की वजह से हो रहा है या आपके ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत हो गया, अब ऐसा कर लेना चाहिए? देखिए, मेरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, बड़े डिटेल और इन डेप्थ डिस्कशन हुई, मुझे तो कहीं से ये फीलिंग नहीं आई है कि इस पे चाइना का कोई प्रेशर है। प्राइम मिनिस्टर सोनली ये समझते हैं कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं और वो एंटी वॉर आदमी है। वो चाहते हैं कि इस मामला को भी डायलॉग से रिजॉल्व किया जाए।
और मैं नहीं समझता कि चाइनीज प्रेशर है। और दूसरा आप देख लें कि जो लोग डायलॉग के लिए इस वक्त तैयार है, देखिए बैकडोर चैनल्स पे तो डायलॉग बड़े, हम कबाली लोग हैं, हमें पता चलता रहता है कि ये कुछ 4-5 महीने से कुछ ना कुछ एक कुछ थॉट प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर भी गुजर रहे थे, कुछ बैकडोर चैनल्स पे बात हो रही थी। तो जो लोग राजी हैं डायलॉग करने के लिए, जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो तो ब्रायन द बुक्टी साहब हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं बात करने में, सबसे ज्यादा वो आना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो वो वापस आके वो क्या वजूहत हैं, अगर आपने सवाल किया तो मैं जरूर बताऊंगा कि व्हाई वांट टू कम बैक, व्हाई सो, यानी कि इतना बेचैन क्यों है पाकिस्तान आने के लिए। तो वो मेरा ख्याल है कि उसके आने से तो सीपैक रूट का कोई, क्योंकि सीपैक पे तो उसका कोई इन्फ्लुएंस है नहीं, वो उसका जो एआर है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इन्फ्लुएंस है मिलिटेंसी के हवाले से, वो तो डेरा बुक्टी तक महदूद है। तो उसके आने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं नहीं समझता कि चाइनीज का कोई प्रेशर होगा, ये डोमेस्टिकली हमने सोचना है। लेकिन एक चीज जिसका मैं समझता हूं रियासत को बड़ा नुकसान हो रहा है ये डायलॉग, क्योंकि बाहर तो ये चीज ठीक है, अच्छी भी लगती है, आप इंटरनेशनल कुव्वतों को ये मैसेज भी देते हैं कि हम डायलॉग से अपने मसले हल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरा खदशा है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने ये बताया है कि ये दहशतगर्द जो के हैं। अब जब ये दहशतगर्द हैं और हमने इनके वायलेंस के एविडेंसेस जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हैं, चाहे वो सॉलिड एविडेंसेस थे, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, दोनों एविडेंसेस उनको दिए हैं। तो आज अगर हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये डैमेज करेगा रियासत के बयानिया को, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मासूम सादसा का कत्ल किया है। प्रोफेसर नाजमा तालिब, प्रोफेसर कियानी, प्रोफेसर बट, जस्टिस नवाज मरी, so and so on, I can count 100 of them, और मुजफ्फर हुसैन जमाली साहब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो इस तरह ऐसी किलिंग्स थी जिससे वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो रहे थे, उनको दोबारा हमने पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना के, और ये उनकी मूव भी हो सकती है कि वो हमारे साथ इस तरह की मूव करें, उनके हैंडलर्स ये मूव जरूर कराएंगे कि उनको वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी देकर, क्योंकि अफगानिस्तान में उनके सेफ हेवंस खत्म हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं साइलेंट चाहिए, कहीं ना कहीं उनको पनाह चाहिए। तो ये जो यूरोपियंस हैं, इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं डालना चाहता कौम को कि जी सारा यूरोप हमें तोड़ना चाहता है या हमारे मुखालिफ है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो टेररिस्ट को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो व्हाट आई फील कि रियासत को इसका नुकसान ज्यादा होगा बजाय इसके, क्योंकि खान कलात का भी आपने देख लिया, उनका स्टेटमेंट आ गया है, आई डोंट वांट टू टॉक, अला नजर का भी आ गया है। तो ये एक अजीब चीज जो है वो हो रही है। तो इसके बहुत सारे, ये कॉम्प्लेक्स है, डाइसी है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब पिछली बार आपने बहुत से बलोचों को माफ़ी दिलवाई थी तो उस वक्त आपका नुक्ता नज़र क्या कुछ और था, या उस वक्त आप ख्याल ये कर रहे थे कि वो ग्रुप जिसको आप माफ़ी दिलवा रहे हैं, आप माफ़ी दे रहे हैं, वो आके कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी उस वाक़े की? फिर देखिए, मैं आज भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उसी तरह स्टेक हूं जैसे मैं उस वक्त था। मामला ये है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक वो लीडरशिप है जो यूरोप में बैठी हुई है, जो डायरेक्टली रॉ के साथ मिलके रॉ फंडेड लश्कर बना के और मासूम बलोच को उस बयानिए से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि वो बयानिया क्या है, कि जी वो बयानिया ये है कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप है, उसको राइट ऑफ वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं कि वायलेंस इज द सोल्यूशन। आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि ये वायलेंस का जो मॉडल था, ये स्कूल ऑफ थॉट था, हैदराबाद साजिश केस के टाइम पे ये निकला था बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट से। एक तरफ खैरबख्श मरी साहब थे जो वायलेंस की तरफ चले गए, एक तरफ गौस बख्श बजिंजो साहब थे जो डेमोक्रेटिक मीन्स में रह के एक बलोच राइट्स की जदोजहद करना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है कि हम आज भी ये कहते हैं कि जो वो लीडरशिप है, जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो बलूचिस्तान में मौजूद है, जो पहाड़ों में मौजूद है, जो बहकावे में चला गया है उन सरदारों के, उन लीडर्स के, और उन्होंने बंदूक उठा लिया है, और जबकि इन लीडर्स के बच्चे तो यूरोप में बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि ये बलोच बेचारा जो पहाड़ पे है, तालीम से महरूम है, सेहत से महरूम है, फिर रियासत के खिलाफ उसने बंदूक उठाई हुई है, मरने और मारने के लिए तैयार है। इसको रिकनसाइल करने की जरूरत है, इससे बातचीत की जरूरत है, फिर उस बलोच से बातचीत करने की जरूरत है जो गर्मी में झुलसता है, सर्दी में ठठरता है, न कि उस सरदार के जो दुबई में रहता है, जो यूरोप में रहता है।
तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को तीन इस पे फैक्टर्स हैं। एक तो नॉन वायलेंट बलोच है जो यहाँ रह रहा है, वो अंडर डेवलप है, वो बेचारा परेशान है कि वो उसके बच्चे के लिए रोजगार नहीं, तालीम नहीं, उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरे लेवल पे वो है जो यहाँ पे रह रहा है, जो वायलेंट है लेकिन पहाड़ पे रह रहा है और सरदार के कहने पे रह रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए इस कन्विक्शन के साथ कि आप डिस्यूज हुए, आप वापस आ जाएं। तीसरा जो केडर है जो बाहर है, मेरा ख्याल है उसमें हमें इंडियन मॉडल अपनाना चाहिए, जो इंडियंस ने खालिस्तान मूवमेंट के साथ किया था, जो सिख कनाडा चले गए थे, उन्होंने आज तक उनका पुरसाने हाल नहीं पूछा। हम बार बार इनको हीरो बना के, और रऊफ साहब आप तारीख आपसे बेहतर कौन जानता है कि रियासत ने एक दफा नहीं कई दफा डायलॉग किया है। सबसे पहले हैदराबाद ट्रिब्यूनल जब टूटा तो रियासत ने डायलॉग किया, और फिर खैरबल मरी साहब और बाकी लीडर्स, सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इसी रियासत से 8 लाख रुपए लिए और अपना इलाज के लिए लंदन चले गए जनरल ज़ियाउल-हक से, तो और वो फिर इंग्लैंड चले गए, खैरबल मरी इंग्लैंड से वो वहां चले गए अफगानिस्तान। फिर जब प्रेसिडेंट मुजीब ने रिजाइन किया, फिर हमने उनके साथ डायलॉग किया, हम खैरबल मरी साहब को लेकर आए। नवाब बुगटी साहब अपने चचा के कत्ल में सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुए, सजाए मौत हुई, हमारे सरदारों ने जाके कालाबाग के पास गए, कालाबाग जो है वो प्रेसिडेंट अयूब के पास गए, और दिस इज हाउ वो डायलॉग हुआ और उनको जेल से छुड़ाया गया, और फिर वो इंडियन चले गए सेल्फ एग्जाइल में, और यहाँ पर रियासत में 3-4 सरदार बनाए और वो नवाब साहब को गवर्नर बना के भेजा, और उन्होंने उन सब लोगों का कत्ल किया जिन्होंने उस वक्त रियासत का साथ दिया था। ये दूसरा डायलॉग हो गया। तीसरा, फिर बालाज मरी को लेकर आए हम इंग्लैंड से वापस, उसको यहाँ पर मोबाइल पोलिंग स्टेशंस के जरिए हमने एमपीए बनवाया, वो डायलॉग रियासत का फेल हुआ और उन्हें बीएलए को स्ट्रेंथन किया। फिर हमने अल्लाह नजर बलोच को गुडविल जस्टर के तौर पे छोड़ा, और लुक हाउ ही रिस्पोंडेड कि उसने बीएलएफ की बुनियाद रखी और आज तक वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। तो रियासत ने बार बार डायलॉग करके अपना सब कुछ खोया है, रियासत ने अर्न कुछ नहीं किया है। ये जो रियासत माँ वाला किरदार अदा करती रही है, मैं समझता हूँ कि अब रियासत को बाप वाला किरदार भी अदा करना चाहिए। ठीक है, ये बाप वो है जो आपकी पार्टी है या दूसरा बाप वाला? ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि एक चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी आप तवज्जो देते हैं, और वो ये है कि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके वसाइल कम है, अब इस वक्त जो बजट अभी आया पेश हुआ, उसमें कुछ 770 अरब रुपए वफाक की तरफ से रखे गए हैं बलूचिस्तान की तरक्याती सरगर्मियों के लिए, और दूसरी तरफ 180 अरब के करीब बलूचिस्तान के अपने बजट में रखे गए हैं। आपके ख्याल में ये काफ़ी हैं और इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ये जो इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो? देखिए, दिस इज द राइट ट्रैक राउफ साहब। बात इतनी है कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, ये पैरेलल डेवलपमेंट कभी नहीं रही है पाकिस्तान में। जो डेवलपमेंट कराची में है वो कश्मीर में नहीं है, टेल एंड पे, जो लाहौर में है वो शायद डरा गाजी खान में, राजनपुर में नहीं है। तो यही हाल बलूचिस्तान का है। ये बात दुरुस्त है कि हम ये जो हम अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये कॉलोनियल टाइम से ऐसा है। कॉलोनियल टाइम पे उनका इंटरेस्ट सिर्फ कोयटा की हद तक था, बाकी बलूचिस्तान में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन्होंने उसको थोड़ा बहुत डेवलप कर लिया, तो वो सिलसिला चलता रहा। अब ये जो पैकेजेस आ रहे हैं, इन पैकेजेस में एक चीज बहुत जरूरी है रऊफ साहब जी जी, एक तो ये है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है, वो उस पर इम्प्लीमेंट हर सूरत में करना है। और सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी का मॉडल है, बदकिस्मती से वो हमारी डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी तो करते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी है, वो जो अकाउंटेबिलिटी है, वो रह जाता है। हमने इंश्योर करना है। दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो, और वो भी उनका विजन था कि ये जो हम डेवलपमेंट पैकेजेस दे रहे हैं, ये ग्रॉस रूट तक जाए। अभी 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, वो ठीक है, उस पर डिबेट करने की जरूरत है कि क्या हमारी तैयारी थी, जो हमने सारे अपना पावर्स जो है वो प्रोविंसेस में दिए, ठीक है, रियासत फेडरेशन उससे मजबूत होती है, वीक नहीं होती है, लेकिन क्या हमने सूबों में जाके, सूबों के कैपिटल में जाके आगे उस 18th अमेंडमेंट का जो ग्रॉस रूट पे जाकर जाना था, जो यूनियन काउंसिल तहसील लेवल पे जो फंड्स जाने थे, आया वो पैरेलल डेवलपमेंट आज बलूचिस्तान में हो रही है? फॉर एग्जांपल ये 80-100 अरब के करीब बलूचिस्तान ने अपना बजट बनाया है, क्या इसकी डेवलपमेंट पैरेलल है? आई गेस नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अवामिल फिर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है, ओवरनाइट चेंज नहीं आता है, इट इज अ गुड स्टेप। ठीक है, ये फरमाइए, कल पसनी में जो वाकया हुआ एक
दोबारा एक ऑफिसर समेत 3 लोग शहीद हो गए। तो अब ये कार्रवाइयाँ भी साथ तेज़ी पकड़ रही हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर असरात जो पड़ेंगे अफ़गानिस्तान के एक इंतशार के, इसको भी आप देख रहे हैं। इस इंतशार के नतीजे में बहुत से मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स होगा, इस तरफ को आएंगे। इसके नतीजे में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ों से उतर के शायद नीचे को भी आएँ। तो ये क्राइसिस भी आपको नज़र आता है होता हुआ सामने? देखिए रोहब साहब, 2 हिस्से हैं आपके सवाल के। पहला जो आपको तेजी नजर आ रही है, ये तेजी क्यों है, ये अचानक क्यों है? देखिए ये तेजी सोसाइटी को समझे, हमारी सोसाइटी जो बलोच सोसाइटी है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी लेकिन बिलखसूस बलोच, ये परसेप्शन बेस्ड सोसाइटी है। परसेप्शन होता है कि सरमाचार, जिनको ये लोग सरमाचार कहते हैं, मैं दहशतगर्द कहता हूं कि सरमाचार जोर है या सरकार जोर है, तो सरकार को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है। और बलूचिस्तान के केस में जो बदकिस्मती रही है, इस लड़ाई को सिर्फ ऐसा समझा जाता है कि ये सिर्फ फौज की और दहशतगर्द या रॉ फंडेड लश्करों की लड़ाई है। ना सिविल ब्यूरोक्रेसी इसमें टांग अड़ाती है, मतलब ना मदद करती है रियासत की, जो कि करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि बिकॉज कंफ्यूजन है, पूरा नेशन ड्यूल माइंडसेट पे है कि मजहब के नाम पर जो दहशतगर्दी है उसको तो बड़ी आसानी के साथ हम सब ने दहशतगर्दी करार दे दी है, लेकिन ये जो कौमपरस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, इसमें हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं क्या है, ये क्या है। और फिर इतनी तेजी के साथ जो नैरेटिव, जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव था, वो इतनी तेजी के साथ पॉपुलर हुआ है बाकी मानदा पाकिस्तान में, कि बाकी पाकिस्तान आज ये समझता है कि शायद ये कोई राइट्स की लड़ाई है, शायद ये बंदूक इसलिए ले रहे हैं, ये वायलेंस का रास्ता कि हमने इनको अंडर डेवलप छोड़ दिया है, कोई इसको बांग्लादेश से मिला रहा होता है, कोई क्या। बिकॉज ये नैरेटिव जो है वो लेफ्ट साइड का जो नैरेटिव है, उसने वो वैसे भी परसेप्शंस आपको पता है रियलिटी से बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं। तो ये इसकी रीजन ये है क्योंकि हमारे पास नैरेटिव है नहीं। जब नैरेटिव है नहीं तो फिर जो आपकी फोर्सेस की डेटरेंस होती है वो वीक हो जाती है, फिर आपकी इंटेलिजेंस वीक हो जाती है, क्योंकि आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऑपरेशन करना होता है, फोर्सेस ग्रे में ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ये एनिमी और फ्रेंड वाला कहानी नहीं है, ये तो ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं कि वो सब दोस्त है दुश्मन है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जब महाजर आते हैं, ये हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज करते हैं। हमारे सोशल फैब्रिक को जो असर पड़ता है उस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। असल बात पे हुई जो मैं समझा बुख्ती साहब की बात से, वो ये है कि बहुत से ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन ग्रुपों में हमें ये तखसीस करनी चाहिए कि वो कौन से ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक उसके अंदर रह के काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको वो कम अज़ कम टेररिस्ट करार देते हैं, और टेररिस्ट से उनके ख्याल में मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हमारा मौक़िफ़ जो हमने दुनिया के सामने रखा है उसमें कमज़ोरी आएगी। अभी एक ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान को ओडीआई में ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो एक बी टीम के हाथों थी, जिसको शर्मनाक कहा जाए तो अब भी कम होगा। तो हम बात करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग से एक ब्रेक के बाद। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट की शर्मनाक शिकस्त की। 3 मैचेस की सीरीज़ हुई ओडीआई की, और तीनों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तीनों मैदान में बहुत ही कमतर अंदाज में खेला, ऐसे अंदाज में खेला कि जो बी टीम इंग्लैंड की थी उससे भी हार गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान की ऐसी शिकस्त की, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी किरण रोशनी की नज़र आती है या नहीं आती, इस हवाले से बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब। सर ये फरमाइए कि ये क्या हो गया, मतलब यहाँ से तो बड़े दावों के साथ हम जाते हैं हमेशा, और फिर वहाँ जाके हमें जब ये पता चलता है कि अब बी टीम के साथ हमने खेलना है तो हमारी होप्स और बढ़ जाती हैं। हम कहते हैं हम तो बड़े आराम से ये मैचेस जीत जाएंगे, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त होती है। पहले 2 मैचेस में तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी जिसको कहते हैं, बैटिंग में भी, और फिर तीसरे मैच में आके अगर बैटिंग ने कुछ किया तो बॉलिंग बैठ गई, और बॉलिंग के साथ फील्डिंग का तो क्या ही कहना।
तो ये फरमाइए, अगर पोस्टमार्टम किया जाए हुआ क्या? देखिए अब्दुल रऊफ साहब, दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल दिन ब दिन बजाय बेहतर होने के बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि लोग ये आस, ये तवक्को लगाए बैठे थे कि एक वजीर आजम, आज तक दुनिया की तारीख में कोई क्रिकेटर किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं बना, तो वजीर आजम इमरान खान जो 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, लोग तवक्को लगाए हुए थे। खुद उन्होंने भी इख्तिदार में आने से कबल कई मरतबा ये कहा कि अगर वो इख्तिदार में आए तो वो क्रिकेट को ठीक कर देंगे। लेकिन बड़ी मायूसी हुई है लोगों को कि तकरीबन 3 बरस का अरसा होने को आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बजाय इसके कि कामयाबी की राहों की तरफ गामजन होने के, तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि पैटर्न इन चीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान होते हैं। नजम सेठी साहब के दौर में पहले वजीर आजम जब नवाज शरीफ थे तो वो पैटर्न इन चीफ थे, अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पैटर्न इन चीफ है, और वो नीचे लोगों को लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्ता है। मैं समझता हूँ बुनियादी वजह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के दौरे में मायूस कुन कारकर्दगी की यह है कि पाकिस्तान की हतमी 11 रुकनी टीम का इंतखाब जो है वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं हुआ, पसंद नापसंद की बुनियाद पर हुआ। कोच मिसबाउल हक अपने मंजूर नजर लोगों को नवाज रहे। शादाब खान की मिसाल ले लें, 10 मैचेस में 109 रन और 12 विकेटें, और उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नायब कप्तान बनाया हुआ है। फहीम अशरफ की मिसाल ले लें, 10 मैचों में 72 रन और सिर्फ 4 विकेटें, और मिसबाउल हक उन्हें ड्रॉप करके किसी और को मौका भी नहीं देते। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो नेपोटिज्म है, जो फेवरेटिज्म है, जो हतमी 11 रुकनी टीम के इंतखाब में उसका बड़ा अमल दखल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इंग्लैंड के दौरे में हम तो ये समझ रहे थे, जब 6 जुलाई को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, अब्दुल रऊफ साहब, ये ऐलान किया कि उनके 3 क्रिकेटर्स के और 4 स्टाफ मेंबर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है, तो हम समझ रहे थे कि तरनेवाला साबित होगी इंग्लैंड की नई टीम, क्योंकि 2 दिन में उन लड़कों को उन्होंने जमा किया मुख्तलिफ काउंटीज से, और फिर उसके बाद एक टीम तश्कील दी। कप्तान बेन स्टोक्स, जिनकी उंगली जख्मी थी, गुज़िश्ता 7 हफ्ते से वो क्रिकेट की दुनिया से दूर थे, उनको लेकर आए। और मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें, हम लोग ये समझ रहे थे कि बस अब तो इंग्लिश टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए तरने वाला साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम अंदाजे गलत हो गए, और मेरे ख्याल में इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ये कारोबार यूं ही रवां दवा रहेगा, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की और ज्यादा सुबकी होगी। आप ये फरमाइए, आपने 2 प्लेयर्स के तो नाम लिए, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। PSL 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जाने से पहले ख़त्म हुआ था, और उस सूरत में ये ख्याल था कि कुछ ऐसे प्लेयर जिनके बारे में ये है कि उनकी परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर रही है, उनको इंडक्ट किया जाएगा। मोहम्मद वसीम की एक मिसाल है, जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। उनका ख्याल था कि उनको शायद टीम में मौका दे दिया जाए, लेकिन खैर टीम तो पहले से अनाउंस हो चुकी हुई थी, तो मतलब उसके बारे में तो क्या किया जा सकता था। लेकिन ये है कि आपने बिल्कुल फ़हीम अशरफ की बात सही बताई कि फ़हीम अशरफ एक ज़माने से अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उनकी सिलेक्शन हो। इस तरह शादाब खान एक ज़माने से आउट ऑफ कलर हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। और बाकी जो टीम है, पहले मैचेस में 2 में तो आप ये देखिए ना, बैटिंग बिल्कुल बैठ गई हमारी। तो अब वो तो सारी बैट्समैन के बारे में है, किसी एक के बारे में बात नहीं की जा सकती। तो फिर बैटिंग कोच जो मिसबा खुद हैं, वो क्या उनको सिखा नहीं पा रहे? देखिए अब्दुल रऊफ साहब, अलमिया ये है कि मिसबाउल हक ने पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनने से पहले कभी किसी टीम की कोचिंग नहीं की। वो 1 बरस कबल तक पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे 2018 में, और 2019 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया जिसने मुस्तकबिल का फैसला करना था मिकी आर्थर की। तो दिलचस्प बात यह है कि मफादात का टकराव था वहां पर, लेकिन मिसबाउल हक साहब उस मीटिंग में बैठे जिसमें यह फैसला हुआ कि मिकी आर्थर को फारिग किया जाए। हम समझे कि ठीक है, चले मिसबा पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान रहे, इनकी मौजूदगी से इनपुट मिलेगा। लेकिन पता ये चला कि मिसबाउल हक ने मिकी आर्थर को फारिग कराने में कमेटी में अपनी राय तो दी, लेकिन वो खुद कोच बन गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसने इनको मशवरा दिया था कि मिसबाउल हक, जिसे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे आप हेड कोच बना दें? न सिर्फ उन्हें हेड कोच बना दिया, बल्कि उन्हें चीफ सेलेक्टर, उन्हें बैटिंग कोच भी बना दिया गया था। फिर उसके बाद 2 ओहदे उनसे वापस ले लिए गए।
तो मैं समझता हूं कि दुनिया के आप कोचेस की मिसाल लें कि जो सीजन कोचेस हैं, जो एक्सपीरियंस कोचेस हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर कोचिंग कर चुके हैं, मिसबाह उल हक ने तो कहीं कोचिंग ही नहीं की और आपने उन्हें उठाकर पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बना दिया। तो अब तो यूनुस खान भी नहीं, अब तो बैटिंग की जिम्मेदारी भी मिसबाह उल हक के कांधों पर, जिस तरह आप बैटिंग का जिक्र कर रहे थे, तो आपकी बैटिंग भी एक्सपोज हो गई। पहले मैच में आप देखें अब्दुल रऊफ साहब 141 रन पर हम ऑल आउट हो गए, दूसरे मैच में 248 का टारगेट था, हम आउट हो गए 195 रन पर, तीसरे मैच में हमने 331 रन स्कोर किए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान रन स्कोर करते हैं तो पाकिस्तानी टीम रन बनाती है, जब ये दोनों नाकाम होते हैं तो टीम बैठ जाती है। तो क्या हम दो प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे हैं? हेड कोच क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा गलत डिसीजन था मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाना। अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नवाजना ही था अब्दुल रऊफ साहब, तो उन्हें चीफ सेलेक्टर बना देते, क्योंकि एक साल पहले तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, उन्हें लड़कों का पता था। लेकिन इस तरह की हरकतें, मैं तो समझता हूँ ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है और जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये फरमाइए, बॉलिंग कोच के हवाले से भी ज़रा बात कर लीजिए कि बॉलिंग हमारी पहले दो मैचेस में तो इतना टेस्ट ही नहीं हुआ उसका बॉलिंग का, दूसरे मैच में थोड़ा सा फिर भी हुआ, लेकिन तीसरे मैच में आके जब बॉलिंग सही मायने में टेस्ट हुई है तो पता चला वो भी लेट गई। तो बॉलिंग कोच की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? देखें, जहां तक आपने बात की अब्दुल रऊफ साहब वकार यूनुस की, वकार यूनुस कई बारियां ले चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद हेड कोच रहने के बाद वो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच बने और मिसबाह उल हक हेड कोच बने। ये वही कॉम्बिनेशन था मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का। 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वकार हेड कोच थे, मिसबाह जो थे वो कप्तान थे और पाकिस्तानी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आता वकार यूनुस के पास क्या गीदड़ सिंगी है कि वो घूम फिर कर आ जाते हैं। पहले तो बड़े नाराज होकर गए थे, आपको याद होगा 2015 में उन्होंने उस वक्त के वफाकी वजीर बराए खेल मियां रियाज हुसैन पीरजादा के साथ मुलाकात की थी इस्लामाबाद में और अपनी राय का इजहार किया था और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उनके मनफी तासुरात थे। लेकिन फिर एक मरतबा वो आ गए और दिलचस्प बात यह है कि जब वजीर आजम इमरान खान के साथ चूंकि वकार यूनुस खेले हुए, जब वजीर आजम बने इमरान खान इलेक्शन में कामयाबी उन्होंने हासिल की, तो ऑल द वे फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया वकार यूनुस खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देने आए वजीर आजम पाकिस्तान को वजीर आजम मुंतखब होने पर। तो मैं समझता हूँ कि वकार यूनुस डिलीवर नहीं कर पाए, उनको कैरी कर रहे हैं। नौजवान फास्ट बॉलर्स कई लेकर आए जिनमें नसीम शाह है, मूसा खान है, वो नाकाम, उनके बाद वो गायब हो गए, किस्से पारीना बन गए। उसके अलावा उस्मान शिनवारी है, मोहम्मद हुसैन को खिलाते, मोहम्मद हसनैन को खिलाते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए अब्दुल रऊफ साहब कि जिस आदमी को उन्होंने बॉलिंग कोच लगाया है क्या वो डिलीवर कर पाया या नहीं। अब आप देखें 332 रन का था एडबास्टन बर्मिंघम के तीसरे वनडे में इंग्लैंड को, और हमारी बॉलिंग खासतौर पर फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, शॉर्ट पिच गेंदें की, जिस तरह की वो गलत लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, उससे उन्होंने हदफ पूरा कर लिया। तो कौन है इसका जिम्मेदार? किसी पर तो जिम्मेदारी आयद होती है। ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड के बारे में आपने बात की, तो ये पिछले कुछ सालों में जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें, एहसान मानी साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर, तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की जाए। मतलब हमारे जो पूरा रिकॉर्ड अगर देखा जाए जो पिछले सालों का है, तो वो कोई इतना भी शानदार नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। देखिए, एहसान मानी साहब चूंकि वजीर आजम के ट्रस्टेड आदमी है, आपको तो इल्म है, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं कि वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। उसके अलावा उनका इमरान खान के साथ बड़ी अच्छी इक्वेशन है। तो जब इमरान खान वजीर आजम बने तो एक्साइटमेंट में उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अब पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी होंगे। बाद में लोगों ने उन्हें बताया कि एक तरीक़ाकार होता है पीसीबी का कि आप गवर्निंग बोर्ड का मेंबर किसी को नामजद करें, फिर गवर्निंग बोर्ड के अरकान उसे पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब करें। तो फिर वापस लिया इमरान खान ने ट्वीट और उन्होंने कहा कि जी इनको मुंतखब कराया जाएगा। एहसान मानी साहब, अब्दुल रऊफ साहब माशाल्लाह 23 मार्च को 77 बरस के हो चुके। उनकी उम्र भी अब ऐसी होती जा रही है क्योंकि 2003 से 2006 तक वो आईसीसी के सदर भी रहे। तो हम तवक्को कर रहे थे कि एक आदमी आईसीसी को चलाकर आया है,
इंतजामिया का तजुर्बा है उसे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंग्लैंड में रहते थे, यहाँ आ गए हैं। वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पास एक जगह है स्विस कॉटेज, वहां इनका घर है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव, इंपोर्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव को बर्मिंघम से ले आए, वसीम खान को, जिनका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये पहला मौका था वो पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हुए, उनको यहाँ के कल्चर का नहीं पता। और फिर उसके बाद जो कोचेस लाए हम, वो इंपोर्टेड कोचेस थे, जो इंग्लिश नेशनल थे, जो पाकिस्तानी तो थे लेकिन पाकिस्तानी निजात इंग्लिश मैन थे, चाहे वो अतीकुज़्ज़मा हो, चाहे वो मोहम्मद जाहिद हो, चाहे वो नदीम खान हो, बेशुमार लोगों को लेकर आए। तो वहीं से हमें अंदाजा हुआ कि ये क्रिकेट बोर्ड सही तरीके से नहीं चल रहा। अपॉइंटमेंट्स लोगों के पसंद नापसंद की बुनियाद पर, मेरिट के बजाय दोस्ती यारी की बुनियाद पर होने लगे। बाबर हामिद साहब की मिसाल सबके सामने है, डायरेक्टर कमर्शियल पीसीबी के, वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता थे, वहां से उन्हें फारिग किया गया, 2 मल्टाई नेशनल कंपनी के साथ रहे, फिर वो पीसीबी में आ गए। तो लग यही रहा है कि जो इंतजामी उमूर है पीसीबी के, वो एहसान मानी साहब की गिरफ्त में नहीं है, जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसका रिफ्लेक्शन कौमी टीम की कारकर्दगी पर हो रहा है। अच्छा, ये फरमाइए, आज पहला T20 है, तो उसके बारे में कोई होप हम रखें कि चूँकि इंग्लैंड की पूरी टीम जो असल टीम है वो वापस आ चुकी है और आज उसने खेलना है, लोग फिर थोड़ी सी उम्मीद उनकी बढ़ती है कि शायद हम T20 में कुछ बेहतर कर लें, हालांकि हमारा रिकॉर्ड जो है T20 का इंग्लैंड के खिलाफ वो कोई इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, 10:30 बजे रात को मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, डे एंड नाइट T20 है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ अब्दुल रऊफ साहब, क्योंकि हम अपनी टीम ही PSL से मुंतखब करते हैं, यानी कि हमारे खिलाड़ी पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकते। आपने देख लिया होगा कि जो परफॉर्मेंस रही इब्तिदाई 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, T20 में फिर भी आप देखें सोहेब मकसूद को हमने सेलेक्ट किया PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पर, वो उसी तरीके से स्ट्रोक खेल रहे थे वनडे मैचेस में जैसे वो T20 खेल रहे हो। लेकिन T20 में मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम कदरे बेहतर है, मतलब परफॉर्म कर सकती है। अगरचे इंग्लैंड की टीम बड़ी तगड़ी है, ऑयन मॉर्गन वापस आ गए, उनके 9 खिलाड़ी वापस आ गए और बड़ी तगड़ी टीम है। जॉस बटलर है, जॉनी बेस्टो है, फिर उसके अलावा मोइन अली है, आदिल रशीद है, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं T20 के। अब आज वर्ल्ड कप T20 के ड्रॉस का भी ऐलान कर दिया गया है, जो 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे ग्रुप में रिवायती हरीफ भारत भी है। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप T20 में हम कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा परफॉर्म करेंगे? PSL की बुनियाद के ऊपर हमने किया, आपने बिल्कुल ठीक बजाय इरशाद फरमाया। PSL में हमारी परफॉर्मेंस जो ओवरऑल टीम्स की देखें तो वो तो पाकिस्तानी टीमों के साथ ही मुकाबला होना था, लिहाजा कुछ बेहतर हुई, कदरे बेहतर हुई। यहाँ पे बॉलिंग के हवाले से T20 में करे वही बॉलर हमने खिलाने हैं, वही शाहीन शाह अफरीदी हो गए, वही हारिस रऊफ़ होंगे, पता नहीं फ़हीम अशरफ की बारी आती है या नहीं आती। लेकिन यह है कि हमारी बॉलिंग यहाँ पे भी कमज़ोर लग रही है T20 के हवाले से। और दूसरी बात बाबर आजम के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि PSL में जब हमने देखा कि बाबर आजम ने स्कोर तो किया, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से खेलना चाहिए वो तेज़ रफ्तारी से वो खेल नहीं पाए, और पाकिस्तान का जिस भी टीम की तरफ से वो खेले, कराची किंग्स की तरफ से, उनका एवरेज उन्हीं की वजह से ख़राब होता रहा। जहां तक आपने अब्दुल रऊफ साहब बॉलिंग की बात की, आज पाकिस्तान को सेटबैक तो हुआ है, क्योंकि हसन अली आज के मैच में नहीं खेल रहे, वो अनफिट हो गए। और आपने बात की फ़हीम अशरफ खेलते हैं या नहीं, जब तक मिसबा है मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ पर उनका एतमाद बरकरार रहेगा, वो उनको खिलाएंगे। बॉलिंग आपकी बड़ी मायूस कुन रही है। आज शायद ये हसन अली की जगह मोहम्मद हसनैन को खिलाएं, जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद करते हैं। तो बॉलिंग, और फिर शादाब खान इतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे उस्मान कादिर को नहीं खिलाते, हालांकि उनके पास गुगली भी है, टॉप स्पिन भी है, फ्लिपर भी है, वो यंग है, अच्छे हैं, लेकिन मिसबा का एतमाद जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि शादाब खान और फ़हीम अशरफ पर है। जहां तक बात की आपने बाबर आजम की, तो बाबर आजम को मेरी जाती नाकिस राय में बहुत जल्द कप्तान की जिम्मेदारियां सौंप दी गई, जिसकी वजह से कप्तानी का उन पर दबाव है। PSL में तो वो कप्तान नहीं थे, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यहाँ 2 जो वनडे मैचेस थे उनमें वो जल्दी आउट हो गए। तीसरे मैच में वो इसलिए स्लो खेलते हैं अब्दुल रऊफ साहब
कि उन्हें पता है कि बाकी कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। ये एक बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और बाबर आजम ने 14 सेंचुरियां बना ली हैं, वो पाकिस्तान के क्या दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में उन पर कप्तानी का दबाव है जिसकी वजह से वो बड़े बहुतात अंदाज से बैटिंग करते हैं। अब आज देखते हैं कि इनिंग्स वो ओपन करते हैं या नहीं करते। मेरे ख्याल में उनको वाइस कैप्टन बनाकर ग्रूम करना चाहिए था और फिर उसके बाद कप्तानी उन्हें सौंपते। लेकिन हमारे जो टीम मैनेजमेंट है वो चाहती है ऐसे क्रिकेटर्स आए कप्तान, या टीम में ऐसे खिलाड़ी आए जो मिसबा भाई और वकार भाई कहें और उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करें, रेजिस्ट ना करें। यही वजह है शोएब मलिक इस टीम में नहीं है T20 की, यही वजह है कि हफीज के ये पीछे लगे हुए उनको जल्दी बाहर कर देंगे, यही वजह है वहाब रियाज टीम में शामिल नहीं हुए। तो बहुत सारे गिमिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसी में। मेरे ख्याल में बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत कुछ बता दिया और क्लियरली भी बता दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने क्रिकेट में पाकिस्तान की शिकस्त की, वनडे में 3 वनडे की जो मैचेस की सीरीज़ हुई उस हवाले से जो खामियां हैं उनके बारे में भी इशारे किए, क्लियरली भी बताया और फिर आज T20 की भी बात की, एक उम्मीद के साथ कि शायद T20 में आज की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी बेहतर हो और पाकिस्तान जो T20 का एक तरह का कहते हैं स्पेशलिस्ट बनता चला जा रहा है उसमें बेहतर परफॉर्म कर सके। इसके साथ ये भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।